उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के जो ये हिंदी समिति है और राजभाषा एक का जो ग्रुप है, इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दावत दी है आप लोगों ने कि कुछ चंद बातें मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ, मतलब संगीत से जुड़ी हुई ज़िंदगी के बारे में बताऊँ। पर सबसे पहले आपको एक बात कह दूं कि किसी सिंगर को अगर आप कह दें कि ये माइक लगाया है, थोड़ा बहुत आप गा लीजिए तो हिम्मत होती है, थोड़ा बहुत कोशिश करके गा लेंगे, अच्छा या बुरा पर गा लेंगे। पर अगर आप उनको मंच में खड़े होकर कहते हैं कि बात कीजिएगा, कुछ भाषण दीजिए, तो रात की नींद उड़ जाती है सच्ची। तो जब रात की नींद उड़ जाती है तो अगला दिन दिमाग चलता नहीं है, तो शायद मेरी यही हालत है अभी। पर सबसे पहले मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे संगीत के क्षेत्र में लाए, क्योंकि संगीत की हर चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी में, जो भी दुख है या सुख है, सब संगीत से जुड़ा हुआ है। और इससे बड़ा तोहफ़ा शायद भगवान मुझे दे नहीं सकता था कि मुझे म्यूज़िक में लाए, और इसमें मुझे इतना आनंद मिला है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैंने जो गाया है या मेरा जो काम है वो मुझे अच्छा लगा, ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अपना काम कभी किसी को परफेक्ट लगता ही नहीं है। मैं भी जब अपने गाने सुनती हूँ तो कभी कभी लगता है कि मुँह छुपा लूँ, क्योंकि ये जगह मैंने और भी अच्छा गा सकती थी, ये जगह और अच्छा हो सकता था। ये मेरा मतलब मरने तक यही सोचती रहूँगी कि ये गाना मैं और भी अच्छा गा सकती थी। वो खैर वो दूसरी बात है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे 40 से भी ज़्यादा साल हो गए, 40 से 45 इयर्स होंगे। प्लीज़ मेरे उम्र के बारे में मत सोचिए, जो भी है ठीक ही है। तो इस लंबा सफ़र में मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ। बचपन में जो मेरे गुरुजन थे, मेरे जो पहला मास्टर बलरामपुरी जी, जो दिल्ली मैं दिल्ली में पैदा हुई, मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे और कॉपीराइट्स के एक्सपर्ट थे, तो संगीत से तो काफ़ी दूरी थे। पर मेरी माँ गाती थी, लेकिन आपको मालूम है कि 14-15 साल में जब शादी हो जाता है, फिर उसके बाद गाना बजाना उस तरह से नहीं होता। वो कर्नाटिक म्यूज़िक गाती थी, पर उनको लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद आता। तो मुझे इतना याद है कि बचपन से वो रेडियो चलता था और मैं लता जी के गाने सुन कर बड़ी हुई हूँ। और जितने भी प्लेबैक सिंगर्स उस ज़माने के थे, उनके गाने सुनकर मैं, तो संगीत से तो बहुत लगाव था पूरी परिवार को। लेकिन हम फिल्म वालों से, मतलब फिल्मी दुनिया से बहुत दूर थे। पर परवरिश वहीं हुई और मास्टर जी मेरे बलरामपुरी आते थे घर पे गाना सिखाने के लिए। और मैं सबसे पहले मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेडल उनको दूंगी, क्योंकि आप सोचिए कि मैं 7-8 साल की लड़की और मेरा भाई 11-12 साल का लड़का था। और हम दोनों उस टाइम जो शाम के वक्त जो 4:30-5 बजे स्कूल के बाद वो पिट्ठू खेलते थे या कंचा, मार्बल्स, ये सब चलता था। वो मास्टर जी दूर से आते थे और बुलावा आता था कि मास्टर जी आ गए, और आप यकीन मानो हम सब छोड़ के भागते थे कि मास्टर जी आ गए। इतना मतलब इतना लगाव था उनसे, और उन्होंने संगीत के प्रति हमारा इतना मन के अंदर प्यार बढ़ाया। वो कभी भीमसेन जोशी का सीडी लाते थे, कभी किशोरी अमोंजकर जी का, कभी लता जी के अच्छे अच्छे गाने, और बोलते थे सुनो और बोलो इसमें क्या तुमको अच्छा लगता है। इस तरह हमारे साथ, मतलब फिर कभी कभी 45 मिनट्स हम सिर्फ बैठकर तानपुरा बजाते थे, गाते नहीं थे, सिर्फ तानपुरा ट्यूनिंग होता था और बजाते थे। तो इतना संगीत के प्रति उन्होंने हमारे हृदय में प्यार बढ़ाया। और वही प्यार करते करते कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स, गवर्नमेंट इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन्स, फिर कालीबाड़ी में रविंद्र संगीत का कॉम्पिटिशन होता था, तो वो करते करते कुछ प्राइजेस मिल गए मुझे। और मैं आपसे बताऊं कि सबसे बहुत अनोखी चीज़ मेरी ज़िंदगी में ये थी कि मैं 2 माँ और 2 बाप का मुझे प्यार मिला। एक तो मेरे पेरेंट्स साउथ इंडियंस जो कृष्णमूर्तिस हैं, और मेरी माँ और मेरी आंटी, जिसको मैं मामुनी कहती हूँ, वो इंसेपरेबल फ्रेंड्स थे, और वो बंगाली भट्टाचार्यस।
तो एक ही परिवार में, एक ही घर में भट्टाचार्यास और कृष्णमूर्ति की सिर्फ 2 अलग रसोई था, एक में जहाँ नॉन वेजिटेरियन कुक होता था, एक में जहाँ वेजिटेरियन कुक होता था। इसके अलावा सच्ची इट वाज अ क्या कहते हैं, संगम था 2 परिवारों का। और मैं छोटे उम्र से बहुत, मेरे मामूनी और अंकल जी के साथ मेरा बहुत लगाव, और उन अंकल जी थे जो बोले नहीं तुमको कुछ तो म्यूज़िक सीखना पड़ेगा। तो यहाँ अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, तुम रविंद्र संगीत सीखो। कालीबाड़ी के पास रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ एक सुरमा बासु करके टीचर थे, तो वहाँ पे मैं रविंद्र संगीत सीखने लगी और बहुत रविंद्र संगीत मुझे अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते फिर मास्टर जी के साथ हिंदुस्तानी क्लासिकल, कहीं बच्चों के कंपटीशन में कुछ मुझे प्राइज़ मिल गया, कभी मेरे भाई को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता था। मेरे भाई बहुत अच्छा गाता है सॉरी, अभी हालांकि वो एक्टिवली म्यूज़िक में नहीं है। फिर उस करते करते ऐसा हुआ कि मेरी मामूनी को लगा कि मैं सिंगर बन सकती हूँ, प्लेबैक सिंगर, उनका सपना था। और हमारा एक ही मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही था कि हेमा मालिनी जी मेरी पड़ोसी थी दिल्ली में, और उनकी माँ जया चक्रवर्ती और मेरी मामूनी प्रतिमा भट्टाचार्य बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत ख़ास अच्छे फ्रेंड्स थे। तो देखते देखते हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई। तो उनका ड्रीम गर्ल बनना और मेरी मामूनी का ड्रीम्स शुरू होना शायद एक साथ हो गया कि उनको था नहीं ये सिंगर बनेगी। तो वहाँ से फिर बॉम्बे आए हम लोग, और बॉम्बे में आए और मैं सेंट ज़ेवियर्स ज्वाइन की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मिनिमम ग्रेजुएशन तो करना ही था। और वो मुझे अकेले लेके आई बॉम्बे में। और ये नहीं कहूँगी कि हेमा मालिनी जी या जया चक्रवर्ती का नाम लेते सारे दरवाज़ा खुल गए मेरे लिए, नहीं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि लता जी और आशा जी इतने तगड़े सिंगर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो लता जी को ध्यान में रखते हुए गाने बनाते थे, आशा जी को ध्यान में रखते हुए। तो वो जब गाएंगे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं था कोई कविता या अलका या किसी की भी ज़रूरत नहीं थी उनको उस टाइम, क्योंकि इतने अच्छे सिंगर्स हैं उनके पास। पर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मैं गाते गाते, हाँ, आप लोगों से बात करते करते मुझे पता नहीं मेरी सारी पास्ट याद आ रही है। मैं ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए और इनके वजह से मेरी करियर बनी। इसमें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, कभी कभी लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इट वाज जस्ट दैट आई वाज अ वेरी वेरी ओबीडियंट डॉटर। तो मेरी मामूनी बोलती थी उठो प्रैक्टिस रियाज़ करो, तो ठीक है, बहुत ओबीडियंट हूँ, रियाज़ हो जाता था। आई वाज वेरी ओबीडियंट, वो जो कहती थी कि उठो बैठो वही होता था। और साथ में इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ कि उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले कॉलेज डे फंक्शन में मेरे चीफ गेस्ट थे हेमंत कुमार साहब, और हेमंत जी ने मेरा गाना सुना और प्रोग्राम के बाद, कॉलेज डे फंक्शन के बाद बोले 1 मिनट इधर आओ। बोले देखो मेरी बेटी रानू तो बिल्कुल नहीं गाना चाहती मेरे साथ प्रोग्राम्स में, पर आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल जो मेरे साथ ड्यूएट्स गाएंगे, तो तुम चलोगी क्या? तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा येस डेफिनेटली हेमंता, प्रोवाइडेड मेरा कॉलेज जो पढ़ाई है इसके साथ अगर एग्ज़ाम्स के टाइम नहीं हो तो मैं बंक करके आ सकती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे कॉलेज में एक्चुअली ड्रामा और म्यूज़िक को बहुत इनकरेज करते थे, तो कुछ मैं चली भी जाती थी तो प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ऐसे करते करते उनके साथ हर जगह इंडिया में मैं गाने लगी, और मेरा नाम एक्चुअली था शारदा। और ऐसा हुआ कि जब भी स्टेज में जाऊं तो लोग बोले तितली उड़ी गाओ, तितली उड़ी गाओ। आप लोगों को याद है एक सिंगर शारदा करके हुआ करती थी जयकिशन जी के साथ, और उनका बहुत फेमस गाना था तितली उड़ी, तो याद है? हाँ, तो मुझे बोलते थे कि आप गाओ, तो मैं हमेशा जाके जैसे बच्चे स्टेज में कहते आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट द सेम शारदा, आई एम समबडी एल्स, सो कैन आई सिंग लता जी सॉन्ग्स? सो हेमंत कुमार जी कॉल मी बैक स्टेज, ही सेड ऑल दिस वोंट वर्क, बिल्कुल नहीं चलेगा, यू चेंज योर नेम, नहीं तो ऑल योर लाइफ आप एक्सप्लेन करते रहोगे यू आर नॉट द सेम शारदा। तो करते करते फ्रॉम शारदा माई सिस्टर्स नेम वॉज नंदिता, तो नंदिता से मैं कविता बन गई और कविता से मेरा करियर शुरू हो गया। और उसी टाइम ऐसा हुआ, आप देखिए मैं ये देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रास्ते में कहीं से ऊपर से रोशनी आ रही है, और मैं सिर्फ एक अच्छी बच्ची जैसे
चलती जा रही हूँ उस रास्ते में, यहाँ हेमंत कुमार जी मिले और वहाँ मेरे एक राखी ब्रदर हैं जो गुरुदत्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सबसे छोटे भाई विजय पडुकोन, वो एडवर्टाइजिंग में थे। तो वो ही थे जो मतलब मुझे दिल्ली के दिनों से जानते थे। बोले तुम बॉम्बे में हो और चलो एक तो जेवियर्स में एडमिशन लो। उन्होंने हेल्प किया और बोले मेरे जिंगल्स गाओ। और सबसे पहला जिंगल आप सोचिए, उनकी सिस्टर इन लॉ गीता दत्त जी हैं, तो सबसे पहला जिंगल गीता दत्त जी हिंदी में गाई और वही जिंगल मैं तमिल में गाई। दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अ जिंगल, एडवर्टाइजिंग जिंगल, अमूल स्प्रे, मुझे याद है। तो इसी टाइम गीता दत्त जी से मिली, हेमंत दा से मिली और अचानक, बहुत बात तो नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? नहीं, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ, बोर हो जाएंगे आप। फिर बाद में अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की वजह से मैं आई एम वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन एंड आई डोंट थिंक आई हैव टॉक लाइक दिस विद एनीबडी। एंड और ये भी कहूँगी कि यहाँ का वाइब्रेशंस बहुत अच्छा है। मुझे समहाउ आप लोग, ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ है, मैं कोई बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। तो ऐसा हुआ कि फिर एक दिन अचानक कॉलेज, एक दिन पहले फ़ोन आया कि हेमंत दा का, उनके घर से फ़ोन आया कि हेमंत, बोले हेमंत आपसे बात करेंगे। तो बोले कविता कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा दादा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ही से नहीं, कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियोज़ आ जाओ परेल में, बॉम्बे में, तुमको कल एक गाना गाना है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो वेरी हैप्पी कि फ़िल्म का गाना है। वहाँ जाके पता चला कि वो बंगला फ़िल्म का गाना था, श्रीमान पृथ्वीराज। और गाते गाते वहाँ जब पहुँची मैं राजकमल स्टूडियो में, तो 4 लाइन मुझे सीखना था सिर्फ। आई हैड ओनली 4 लाइन्स और सारे म्यूजिशियंस हॉल में बैठे हुए, हेमंत दा हारमोनियम के साथ बैठे हुए। मैं 4 लाइन सीखी उनसे। सीखने के बाद हम लोग बैठे हुए ऐसे चुपचाप, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके दादा से पूछा, दादा कौन गा रहा है मेरे साथ ये गाना? बोले क्यों? लता मंगेशकर गा रही हूँ, वो आ रही हैं अभी। और आप सोचिए, मैं कॉलेज स्टूडेंट, मैंने ज़िंदगी में कभी फिल्म गाना नहीं गाया और लता जी, आप, मेरे हाथ पैर सब ठंडे और ऐसा भी करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैंने कहा मैं क्या करूं, बहुत परेशान। और फिर वहाँ से लता जी आई और उन दिनों में ऐसा था कि एक ही कैबिन में गाना पड़ता था। एक कैबिन में म्यूजिशियंस, एक रिकॉर्डिंग कैबिन जहाँ मशीन होता था और सिंगर्स का 2 माइक्स, एक लता जी का ऐसा माइक, मेरा एक ऐसा माइक। और रिहर्सल हुआ और जब पहला टेक शुरू हुआ, मैं ऐसे देख रही थी कि वो कैसे इतना खूबसूरत गा रही थी। वो मैं ऐसे देख रही थी कि मैं अपनी लाइंस भूल गई। और वहाँ से हेमंत दा की आवाज़, क्या हुआ कविता, तुम गाई नहीं? और लता जी बस चश्मा ऐसे करके मेरे को उन्होंने देखा और मेरे को स्माइल किया। ओह माय गॉड, वो मेरा दिन मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने गाया और मैं आपको 2 लाइन सुनाऊँ उसका? ओके, दिस वाज अ टैगोर सॉन्ग, इट वाज अ ट्रेडिशनल टैगोर सॉन्ग। সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়। This was the song. Thank you. So this was my first meeting with लता जी। और उसी टाइम हेमंत दा ने बहुत मेरे लिए ज़िंदगी में अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने अचानक मुझे बोला कि मैंने मन्ना डे जी से बात किया है, फ़ोन लगाया है, उनको एक अच्छी सिंगर ढूंढ रहे हैं कि स्टेज में उनके साथ ड्यूएट्स गाने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि उनके घर से तुम्हारा फ़ोन आएगा। हाँ, फिर उसके 1-2 महीने के बाद मन्ना डे अंकल के घर से उनके एक म्यूज़िशियन का फ़ोन आया कि फ़ला डेट आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, कॉलेज है और कुछ नहीं। बोले नहीं, आप छुट्टी ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्या बात है? बोले नहीं, ऐसा प्रोग्राम है सूरत में मन्ना डे जी के साथ। वो और एक परीक्षा, बहुत बड़ा परीक्षा, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा परीक्षा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इतने महान आर्टिस्ट के साथ काम करना एक पुण्य की बात होती है। क्योंकि
जब मैं उनसे मैं ये 70s की बात कर रही हूँ, आपसे अर्ली 70s की बात कर रही हूँ, और वो गुज़रे हैं एक 3-4 साल पहले, बेंगलोर में गुज़रे हैं, तब ही वॉज 93 ईयर्स ओल्ड। इतने साल में मुझे तो नहीं लगता उनके, बहुत बीमार हैं तो बात अलग है, एक दिन का भी रियाज छूटा होगा उस आदमी का। कभी भी 9:30 बजे फ़ोन करो तो उनकी आंटी मुझे बोलती थी, तुम्हारे दादा का रियाज चल रहा है, आप 11 बजे के बाद फ़ोन करो। इतना डेडिकेटेड, इतना सिंसियर, और इतना कहते हैं कि मैं उनको कहूँगी ही इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ मिडिल क्लास मैन इज़, व्हाट अ मिडिल क्लास मैन इज़, नॉट व्हाट अ फिल्म इंडस्ट्री सेलिब्रिटी इज़, व्हाट अ मिडिल क्लास मैन। क्योंकि उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मुझे बोलते थे, कविता कभी भी इतना घमंड या इतना तुम्हारा पैर, मतलब तुम उड़ना नहीं चाहिए तुमको कि जब ये फेम नहीं रहेगा तुम फटाक से गिरोगी या तुम्हारा डिप्रेशन होगा। क्योंकि ये फेम जो है, ये जो शोहरत है, ये नाम है, ये हमेशा नहीं रहता है। जो भी चीज़ आप साइंस में आप लोग जानते हैं कि वॉट एवर गोज़ अप हैज़ टू कम डाउन समडे। सो इट्स लिटरली लाइक दैट। वो कहते थे कि तुम कभी प्रोग्राम के बाद चेक गाने का पैसे मुझे मिलते थे तो बोलते थे, 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आता था, और एक बहुत सारे प्रोग्राम्स करते थे वो, कि वो चेक तुमने बैंक में डाला। और सॉरी, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब उनको मालूम था कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं और मैं बहुत उदास हूँ। तो एक कहते ना कि पिता का स्थान लेना, उन्होंने लिया। उनको पता था कि डैडी नहीं है, तो ही फेल्ट ही शुड टेक केयर ऑफ़ मी। तो बोलते थे, तुमने बैंक में चेक डाला। तो तब तक मेरे पास गाड़ी आ चुकी थी, आई कुड अफोर्ड अ कार एंड अ ड्राइवर। तो मैंने उनसे कहा कि दादा आज वो ड्राइवर नहीं आया, कल आएगा तो मैं कल जाऊँगी। बोले अच्छा, आज भी ड्राइवर के लिए आप इंतज़ार करोगे, गाड़ी के लिए इंतज़ार करोगे, चेक डालने के लिए? क्यों, बैंक कहाँ है? मैंने कहा जी यहीं पर। आई एम सो सॉरी, आई रियली फील शीपिश। तो बोले निकलो घर से, पैदल जाओ, बैंक में पैदल जाओ, चेक डालो और पैदल वापस आओ। ये क्या है, गाड़ी, ड्राइवर, और कल तुम्हारे गाने का फाइल भी कोई आदमी लेके आएगा स्टूडियो में, ये तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे तुम। वो जो मुझे सबक मिला उसके बाद नेवर अगेन। क्यों, वो दादा खुद बॉम्बे में जब भी शो के लिए आते थे, खुद गाड़ी चला के रास्ते में, वो जुहू में रहते थे, मैं बांद्रा में रहती थी, और प्रोग्राम था बिरला विच वॉज टूवर्ड्स टाउन। तो मेरा घर मेन रोड पे पास करके जाना हो, तो बोलते कोई टैक्सी का खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, तुम और तुम्हारी मामूनी तैयार रहना 5 बजे, वहाँ मैं पिकअप करूँगा, रिहर्सल करके शो। तो वो आते थे, खुद ड्राइव करके पिकअप करके लेके जाते थे, और बहुत इज़ अ वंडरफुल मैन, और पर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे वो। तो रास्ते में आपको पता है, वो 1 घंटे राइड में मैं कम से कम 20 बार इडियट, रबिश, ये सुनते सुनते जाते। कोई भी ड्राइवर ओवरटेक करे तो उनको गुस्सा आता था, पर ही वॉज फैंटास्टिक। और उनके साथ फिर 18 साल मैं पूरा दुनिया घूमी। और ये भी बताऊंगी कि अर्ली 70s में मेरे पिताजी स्विट्ज़रलैंड में थे, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉपीराइट्स एक्सपर्ट थे। तो मैं छुट्टी में गई थी, तो वहाँ से उन्होंने मेरा लंदन का टिकट काटा था कि तुम घूम के आओ। तो मुझे याद है कि मैं एल्बर्ट हॉल देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरी मामूनी मुझे कह रहे हैं कि पता नहीं तुम कब एल्बर्ट हॉल में गाओगी, मेरा बहुत सपना है कि तुम एल्बर्ट हॉल में गाओ। और वही 1978-79 में मैं मन्ना दा के साथ एल्बर्ट हॉल में मैं गाई, और मेरे मामूनी फर्स्ट रो में बैठी हुई थी। तो ये बहुत 3 बड़े शख्स हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और 1-2 जने जिनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, और वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब मैं वापस हेमा मालिनी जी की तरफ जा रही हूँ। हेमा मालिनी जी की मम्मी जया चक्रवर्ती जी ने लक्ष्मी जी से कहा था कि ये लड़की है जो हेमा की कज़न है, और वो गा लेती है ठीक ठाक, कभी मौका मिले तो उसे गवा लीजिएगा आप लोग। सॉरी, शुड आई टर्न सो दैट यू कैन ऑल सी मी, और आई एम ओके? ओके, या I know ladies should be seen and not heard, but never mind. In my case, it's just been the opposite, but I hopefully I'm still a lady. So, ऐसा हुआ कि पहले लेके गई मुझे लक्ष्मी प्यारे भाई के यहाँ उनका म्यूज़िक सिटिंग रूम में गवाने के लिए। तो मैं सच्ची स्कूल स्टूडेंट जैसे बैठी, और एक लता जी का गाना बहुत बेकार तरीके से मैंने गाया, बहुत ही ख़राब गाया। उम्मीद ही नहीं था कि कभी मुझे उनसे एक भी गाना मिलेगा। तो
परेशान होके कि क्या जहाँ लता जी गाते हैं वहाँ मुझे क्या गाना मिलेगा। पर ये कट टू कि मैंने उनसे ये मुलाकात हुआ होगा 1974 में, फिर कट टू 1978 जब उनके यहाँ से फ़ोन आया कि चंद्रकांत उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि ऐसा है कविता जी कि लता जी का आना मुश्किल है परसों स्टूडियो में, वो गाना बहुत ज़रूरी है, शूटिंग करना है, एक्ट्रेस को लेडी कोई फीमेल सिंगर की वॉइस चाहिए, तो ये गाना आप क्या गा दोगे, ये सिर्फ शूटिंग के लिए है, उसके बाद लता जी गाएंगी फाइनल सॉन्ग। तो मैंने कहा बिल्कुल, लक्ष्मीकांत जी के यहाँ गाना मेरे लिए एक मेरे गुरुजन है और बहुत कुछ सीखूंगी मैं, ज़रूर गाऊंगी मैं। तो आई केम, स्टूडियो आई, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता था उन दिनों में, और उनके यहाँ तो कभी भी मैंने देखा 80 या 100 म्यूजिशियन से कम हुआ नहीं करते, वो उनका पीक टाइम था, 100 म्यूजिशियंस होते थे। और उन म्यूजिशियंस में आप सोचिए कि फ्लूट में हरिप्रसाद जी हुआ करते थे, संतूर में शिव कुमार जी हुआ करते थे, सरोद में ज़रीन दारूवाला जी हुआ करती थी, तो बहुत बड़े बड़े मतलब म्यूजिशियंस हॉल में रहते थे और उनका रिकॉर्डिंग होता था। जो रिकॉर्डिंग सुबह शुरू होता था, 4-5 बजे तक म्यूज़िक तैयार होती थी, फिर 5 बजे स्टूडियो बीच में खड़े होके सारे म्यूजिशियंस ऐसे जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठे, फिर रिहर्सल होता था, फिर सिंगर्स कैबिन में जाके 6 बजे रिकॉर्डिंग शुरू। कभी मैं ठीक गाऊँ तो ठीक है, म्यूजिशियंस ने गलत कर दिया तो वो गाना दोबारा रिकॉर्डिंग, और कभी म्यूजिशियंस अच्छा बजा रहे और मैंने गलत गा दिया तो वैसे करते कभी 2 टेक कभी 10 टेक भी हो सकता था। पर बहुत मुझे वो एक मतलब वो और एक परीक्षा था, पर वहाँ बहुत अच्छा लगता था और मैंने बहुत कुछ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मैंने सीखा। और ये भी याद है कि हवा हवाई के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, ये बड़ा अजीब सा किस्सा है। अच्छा, हवा हवाई ऐसा था कि हवा हवाई आई थिंक आशा जी गाने वाली थी, क्योंकि बहुत बड़ा फिल्म था, श्रीदेवी जी का मतलब सदमा के बाद बहुत बड़ी फिल्म थी ये, और नेचुरली नए सिंगर को गवाना मुश्किल था उन लोगों के लिए, वो आशा जी का ही गाना था। पर मुझे याद है कि लक्ष्मी जी के सिटिंग रूम में मैं तब ऑफिस के तरह आप सोचिए हफ्ते में 5 गाने लक्ष्मी जी के लिए गाती थी, लता जी के लिए। सारे उस टाइम में जितने भी लता जी के गाने सब मैंने पहले गाया, प्यार झुकता नहीं हो, कोई भी गाने, सारे लता जी के गाने मैं गाती थी पहले, और उसके बाद लता जी गाती थी तो मुझे फ़र्क नज़र आता था, तो वैसे भी सीखने को मिलता था, अच्छा मैंने ये लाइन कैसा गाया और फिर लता जी ने कैसे गाया, तो वो एक ट्रेनिंग, बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था। तो बोले कि आ जाइए आप, ये श्रीदेवी जी का गाना है। तो आई वॉजंट रियली अवेयर ऑफ श्रीदेवी जी, मैंने सदमा भी नहीं देखा था उस टाइम। एनीवे मैं गई उनके सिटिंग रूम में गई, और ऐसे बोनी कपूर जी बैठे हुए और जावेद अख्तर साहब बैठे हुए, सब बैठे हुए, और अब यकीन मानो मैंने पेपर निकाला, पेन निकाला, और जावेद साहब सबसे पहला वर्ड मुझे क्या बोले, ची हुआ। मैं थोड़ा नर्वस हो गई कि ये गाने का वर्ड है। फिर शुरू हुआ अस्सी पिसी लसी पिसी, ये सब मुंबासा। मैंने कहा आई थॉट कि जावेद साहब तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। तो एनीवे हंसी रुकते रुकते मैंने पूरा गाना गाया। फिर पक चिकी लाकी सीखने में थोड़ा टाइम लग गया, पक चिकी लाकी चिकी चिकी लाकी झुमतर रप चिकी लाकी ची, ये मैं बाय हार्ट कर रही थी, हुआ। फिर अगले दिन स्टूडियो में आए, देवर 40 एटलीस्ट 40 कोरस सिंगर्स और मिनिमम 100 म्यूजिशियंस थे, और इस तरह का जो आइटम सॉन्ग था जिसमें फ़नीली गाना है, क्योंकि मैं बहुत सीधी सादी थी और मैं रिकॉर्डिंग के बीच में मेरे अंग्रेज़ी किताब पढ़ती थी, ज़्यादा किसी लोगों से बात नहीं करती थी, और लक्ष्मी जी बोलते थे ज़रा प्लीज़ आप हिंदी में बात किया कीजिए, आप अंग्रेज़ी में थैंक यू ये सब बोलती रहती हैं, आपको फ़िल्म के हिंदी गाने गाने, अंग्रेज़ी गाने नहीं गाने, थोड़ा हिंदी पढ़िए आप। तो ऐसे में हाँ जी लक्ष्मी जी ऐसे करके बैठी रहती, वो गाना सिखा, रिहर्सल हो गया, वेट कर रहे हो, फिर प्यारे भाई आते थे वहाँ से। प्यारे भाई दोनों, लक्ष्मी जी ऐसे हैं कि हमेशा मुस्कुराते हुए, कितनी भी परेशानी हो मुस्कुराते रहेंगे, और प्यारे भाई को ऐसा है कि एक आपने मैचस्टिक जैसे फ्लेम उनका होता था, और फट, और जब होता था उनकी भाषा भी कहीं चली जाती थी, जस्ट टू बी हॉरिबल, पर एनीवे बहुत, पर इज़ अ वंडरफुल मैन, पर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ऐसे आए, फिर मैं ऐसे खड़ी हूँ और सारे म्यूजिशियंस सीरियसली मेरे तरफ देख रहे हैं और मुझे गाना शुरू करना है, और मुझे ची हुआ गाना है,
और मैंने कभी इस तरह से आइटम सॉन्ग नहीं गाया था, तो मैं परेशान भी हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है। तो मैंने जैसे ची हुआ शुरू किया, सारे म्यूजिशियंस हंस रहे और मुझे भी हंसी, तो फिर वापस शुरू करो रिहर्सल। ऐसे 3-4 बार होने के बाद प्यारे भाई अंदर कैबिन में हुआ करते थे, लक्ष्मी जी हॉल में रहते थे और प्यारे भाई वहाँ से आ रहे, बोले ये सब क्या हो रहा है, नॉनसेंस। आप लोगों को पता है कि प्रोड्यूसर का बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग पैसे वेस्ट कर रहे हो, चलिए शुरू हो जाइए, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, एकदम सीरियस हो जाइए। और वो थोड़ा करते थे, सीरियस हो जाइए। आपको पता है मैंने बहुत सीरियसली ये गाना गाया उसके बाद, और पर था एक ही टेक हुआ, एक ही टेक होने के बाद गाना ओके हो गया, और आई नो इट्स अ मिरेकल। उसके बाद कट टू 6 months लेटर, 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद चंद्रकांत जी का फ़ोन आया, कविता जी आपको बहुत खुशखबरी देना है, लक्ष्मी जी आपसे बात करेंगे। तो लक्ष्मी जी बोले कविता जी आप बोलिए, कल मिठाई लेके आएंगे मेरे घर। मैंने कहा क्या हुआ लक्ष्मी जी? बोले आपको पता है कि वो आपका जो गाना हवा हवाई है वो आपकी आवाज़ में फाइनलाइज हो गई, हमें और कोई सिंगर नहीं चाहिए। और दिस वाज 1986। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने कहा पर लक्ष्मी जी प्लीज़ ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैं आके डब दोबारा करती हूँ गाना। बोले नहीं दोबारा तो होगा ही नहीं, या तो ऐसा तो आप भी नहीं गा सकेंगे ये गाना, और हम लोग तो बहुत खुश हैं ऐसे ही। फिर मैंने कहा मैंने कोई गलत वर्ड गाया। बोले कहाँ गलत गाया? मैंने कहा आप देखिए पहले अंतरे में मैंने कहा इंस्टेड ऑफ सेइंग जानू जो तुमने बात छुपाई, जो सेकंड टाइम मैंने कहा, पहली बार मैंने जीनू जो तुमने बात छुपाई कहा है। अगर आप ध्यान से सुने आप देखिए कि जीनू। बोले कविता जी वो ची हुआ उसके बीच में लगेगा कि वो श्रीदेवी जी ऐसे ही बोली हैं, किसी को नहीं पता चलने वाला है। और देखिए अगर मैं नहीं बोलती आप लोगों को भी नहीं मालूम था, अगर किसी ने सुना हो ये गाना तो निकल गया। और वो जो हवा हवाई निकली उसके बाद ही मेरे मतलब ऐसा प्लेबैक सिंगर मेरी पहचान हुई। तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मैंने गाने गाए, और किशोर दत्त के साथ भी सबसे पहले उन्होंने गवाया, मिस्टर इंडिया के भी कुछ और भी गाने, और रफ़ी साहब के साथ पहला मेरा गाना हुआ। रफ़ी साहब का भी ये मैं किस्सा आपको बताऊंगी, एक ही बार मैंने उनके साथ गाया, और वो भी ये नहीं कहूँगी कि साथ गाया। उनका गाना ख़त्म होते मेरे 4 लाइन्स थे, और ऐसे ही महबूब स्टूडियो में रफ़ी साहब गा रहे हैं और मैं सोफ़ा में बैठी हुई, उनका गाना ख़त्म होगा तो मैं उठ के, मेरा माइक ऐसा है और मैं 4 लाइन गाऊँगी बग़ैर म्यूज़िक का, कि कोई गुनगुना रहा है, वही गाना। यही सीन था, फिल्म था लेडीज़ टेलर, और संजीव कुमार जी का फिल्म था। तो रफ़ी साहब गा रहे थे, और यकीन मानिए यहाँ पे इट वाज एब्सोल्युटली प्योर सिल्क। रफ़ी साहब हैड प्योर सिल्क हेयर, इट वाज। और उनको देखेंगे ना आप, गाते से मुस्कुरा के गाते थे, पूरा मुस्कुराते मुस्कुराते गाते थे, वेरी वेरी स्वीट मैन। पर वो गा रहे थे और हमेशा सेकंड अंतरे में आके उनका एक लाइन भूल जाते थे, कट हो जाता था। ऐसे करते करते 5 टेक हो गया बेचारे, कम से कम 7 मिनट गाने में 4.5-5 मिनट में जाकर उनका ये मिस्टेक होता था। तो ही वॉज ऑल्सो गेटिंग टायर्ड। तो वहाँ से लक्ष्मी जी आए, बोले रफ़ी साहब मैं याद दिला दूँ आपको, वो गा के सुनाए। बोले हाँ अब याद आ गया, अब ये टेक करते हैं, अब मुझे याद आ गया लक्ष्मी जी, मैं गा दूँगा ये गाना। फिर आप यकीन मानिए मैं बहुत नई सिंगर, मेरा कोई नाम नहीं है, और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और मैं सोफ़ा में बैठी हूँ, यही रफ़ी साहब, आई मीन मैं सोचती हूँ तो मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे आंखों में सच्चे आंसू आते हैं। वो मुड़ के मेरे तरफ देखे और बोले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरे वजह से इतनी देर बैठना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज़ रफ़ी साहब। एंड द सेम, उसी तरह से उतना ही अच्छा इंसान, उसी तरह से गुड, वेल मैनर्ड, परफेक्ट जेंटलमैन, और ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट पर्सन इज़ एस.पी. बालासुब्रमण्यम। क्योंकि ओ व्हाट अ मैन, फैंटास्टिक पर्सन। उनके साथ भी मैंने डबिंग किया है एस जानकी जी के लिए गाना तमिल में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तमिल फिल्म कर रहे थे, वो गाना कट टू मैं प्लेबैक सिंगर हो गई हूँ, और आनंद मिलन के कुछ गाने हम डब कर रहे थे। तो ही इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक मैन। आई थिंक मैं बहुत बोल रही हूँ। अभी सुनिए, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मेरी जो ज़िंदगी है ना, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कम है। मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मेरे प्रीडिसेसर सिंगर्स, और इन लोगों ने बहुत कुछ मुझे सिखाया, और इनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
And two more people I have to talk about before I finish talking so much. One is R.D. Burman. Everybody loves R.D. Burman. He ऐसे इंसान हैं जो म्यूज़िक में मैं कहूँगी कि एक जनरेशन अहेड थे. आज सोचिए कि आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के गाने भी, उनके रीमिक्स गाने आज आप लोग सुनते हैं और अभी आप उस गानों के दाद देते हैं आप लोग. और एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर के जिनका आप जब रीमिक्स सुनते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ओरिजिनल अच्छा लगता है, ओरिजिनल अरेंजमेंट अच्छा लगता है. दैट वाज R.D. बर्मन. बहुत, और हमेशा वर्ल्ड म्यूज़िक सुनते थे. ज़ैम्फिर, कोई भी वर्ल्ड म्यूज़िक का आर्टिस्ट का नाम बोलिए, उनके घर कलेक्शन में रहता था. और ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जो उनको कहीं गए, किसी से मिले, उनको लगा इसका ये टैलेंट है, वो कभी सोच के फट से बुलाएंगे और उसको एक गाना देंगे. ये नहीं सोचेंगे कि वो फेमस है या एस्टैब्लिश्ड है. ऐसे मेरे साथ हुआ कि पहले गाना मैंने उनके लिए जो गाया वो लता जी के लिए डबिंग था. उसके बाद मैंने पंचमदा से बोला, मैंने कहा पंचमदा बुरा मत मानिए, ये पहला गाना तो मैंने गा दिया, पर आपके लिए भी मैं लता जी के लिए गाती रहूँगी तो मैं डबिंग आर्टिस्ट ही इंडस्ट्री में कहलाऊँगी. तो मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ डबिंग करना चाहती हूँ लता जी के लिए, बाकी कहीं नहीं, ताकि मैं बिल्कुल फिर यही कहेंगे कि लता जी नहीं गाएंगे तो हर जगह मैं डबिंग आर्टिस्ट ही बन जाऊँगी, फिर मुझे खुद के गाने कभी नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में. तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार तुम आओगे तुम अपना गाना गाओगे. तो ऐसे करते एक गाना आया बॉक्सर, जिसमें हरिहरन जी और हमने गाया एक गाना. फिर उनका समय बुरा था, जो भी फिल्म वो कर रहे, मतलब म्यूज़िक डायरेक्शन किया, सब फिल्म्स फ्लॉप. करिश्मा एक फ़िल्म थी जिसमें मैंने आशा जी के साथ पहली बार गाया, फिल्म फ्लॉप हो गई. कोई भी गाना, हम हैं लाजवाब में एक सोलो गाया मिथुन चक्रवर्ती का, फिल्म फ्लॉप. तो बोलते थे मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरा कोई फिल्म चल नहीं रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग कविता. पर इतना याद रखो कि एक दिन एक अच्छी फिल्म आएगी और उसमें मैं तुमको एक अच्छा गाना दूंगा जो चलेगी, जो तुम्हारे लिए हिट होगा. इतने मीठे इंसान थे वो. और फिर ऐसे करते करते अचानक एक दिन फ़ोन आया उनका कि कविता तुम 2 दिन में आ जाओ, एक बहुत अच्छी फिल्म मिली है. तो मैं गई उनके घर, बोले ये विद्यु विनोद चोपड़ा का फिल्म है लव स्टोरी 1942, और इसके गाने तुम गाओगे और कुमार शानू वो जो सुपरस्टार है वो गाएगा. तो मैंने कहा पंचमदा ये तो गाने लता दीदी के उस स्टैंडर्ड के गाने, यू आर श्योर यू वांट मी टू सिंग? ही सिंग बिल्कुल, हैव कॉन्फिडेंस, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुमको तुम गाते जाओ. तो रिहर्सल हुआ. रिहर्सल होते होते उनको क्या लगता था, एक तो जैसे लक्ष्मी जी के गाने ऐसे होते कि हर चीज़ उनको रिदम में अच्छा लगता था, टक 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 हर चीज़ में रिदम. पर पंचमदा कभी कभी उनको सिंकोपेशन अच्छा लगता था कि कोई जगह आप छोड़ के गाइए. जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस तो लव स्टोरी में ये चीज़ मैंने उनसे सीखा कि करते करते उन्होंने, अब उस टाइम आस्ते ऐसा शुरू हो रहा था कि गाना रिकॉर्ड हो जाता था, फिर वॉइस डबिंग अलग से होती थी, पर उन्होंने कहा नहीं, इसमें तुम म्यूजिशियंस के साथ ही गाओगे, मैं कोई अलग रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा. तो म्यूजिशियंस के साथ ही मैंने गाया. उसमें एक लाइन थी, जैसे मैं गा रही थी, एक दिन मन चला हो भंवरा आ गया, ये लाइन था. हाँ, उन्होंने कहा तुम उसको थोड़ा छोड़ के गाओ, जैसे मैं गा रहा हूँ, जस्ट फॉलो मी. एक दिन मन चला हो भंवरा आ गया. तो वो छोड़ के जो गाना होता है ना, ये मैंने उनसे सीखा और वो पूरी लाइन में जान आ जाती है. उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया ये गाना. और उसी फिल्म में रिमझिम गाते गाते उन्होंने कुमार शानू को भी बोला कि देख तू दिन में 4 गाने गा लेता है, एक दिन में 5 गाना ये स्टूडियो में से उस स्टूडियो जा रहा है, पर मेरे साथ नहीं चलेगा. तुम ये ड्यूएट सीधी तरह कविता के साथ माइक पे खड़े रहोगे, गाओगे, साथ में गाओगे. ये नहीं कि तुम रिमझिम गा के चले गए फिर कविता जवाब दे रही है, नहीं चाहिए मुझे. ऐसे होता है आजकल. तो ये ड्यूएट उसके साथ आपको लोगों को फट से पता चलेगा जब 2 सिंगर्स, जैसे हाल कैसा है जनाब का, आप कभी सोच सकते हैं कि किशोरदा और आशा जी एक साथ नहीं गाए? वो जो किशोरदा का जो मिस्चिफ था, वो आशा जी को देख, बहुत मिस्चिवस थे किशोर कुमार,
तो वो जो है कि एक साथ जब गाते हैं वो मिसचिफ आता है गाने में। नहीं तो पता चला मैं स्टूडियो में गई और बोले जी वो क्या है, मैंने कहा क्यों आप लोग ऐसे करते हो, हाँ पहले मेरे से क्यों गवा रहे हो आप, ये उदित जी का पहला सारे लाइन्स उदित जी के हैं और मैं हर चीज़ में जवाब दे रही हूँ, कुची कुची रकमा सब मैं बाद में, वो पहले गा रहे। नहीं वो क्या है कविता जी, वो कोई फॉरेन में टूर में गए तो आप, मैंने कहा मुझे क्या मालूम किस मूड में वो गाएंगे और मैं जवाब दे रही हूँ, आप मतलब सवाल नहीं और मैं जवाब दे जा रही हूँ, ये अजीब सा है ना। पर यही होता था कि, और अच्छा फिर वो ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स कुछ ऐसे भी थे कि मुंह पे कहते क्या करें कविता जी, आप जो फीमेल सिंगर्स हैं ना, आप हैं या अनुराधा जी हैं या अलका जी हैं, आप लोग बड़े सिंसियर हो, आप लोग आते जो म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है हमारे कॉम्पोजिशन हमारे तरह उठा के कॉम्पोजिशन पिकअप करके हमारे तरह गा के जाते हो। उन लोगों को क्या है, लड़कों को उनको अगर वो जगह नहीं आए वो अपना बना के गा के चले जाते हैं। तो कहते कि आप लोग पहले गाओगे तो आप लोगों को सुनने के बाद वो लोग इसे पिकअप करके गाएंगे। बहुत बहुत मेरे तो बाल पक गए हैं कि सारे गाने मैं पहले गा के, आप जितने भी मेरे बाद के ड्यूएट्स देख लो सब मैं पहले गा के गाई हूँ, फिर लड़के लोग बाद में आके। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसे गाने देखती हूँ क्योंकि पता चलता है कि मैंने कुछ गाया, लड़का उसके बाद हाँ करके आ गया, मैं के लिए क्यों। तो अब खैर ये ज़माना आ गया कि आप सच्ची बताओ, मेरे जैसे सिंगर जो 5 मिनट का गाना गाने की मेरे को आदत है म्यूजिशियंस के साथ, ख़याम साहब के गाने ऐसे गाएं कि गज़ल अंदाज के गाने बोलते थे पूरी लाइन में आप सांस नहीं ले सकते, मेरा पोइट्री टूट जाएगा। अब तो आपको तो मालूम है ख़याम साहब और पोइट्री, मेरा पोइट्री टूट जाएगा, तुम बिल्कुल सांस नहीं लोगी। और मुझे आदत है कि एक सांस लिया और पूरा लाइन गा लिया। अब आपको बताऊँ, अब मुझे भी जब भी कभी फिल्में बुलाते हैं गाने के लिए, तुमको गा दिया, ओके जी, और एक बार तुमको, ओके कविता जी नेक्स्ट लाइन, बस ऐसे करके आजकल गाना होता है। और मैं कहूँ देखिए वो लाइन वापस गाती हूँ खुद सुर में, नो डोंट वरी, सुर का क्या है, वी गॉट मशीन्स, विल पिच इट फॉर यू। सो सी नाउ यू डोंट वांट, सुर भी नहीं चाहिए आपको, ताल भी नहीं चाहिए, ताल में भी आप ऐसे गाओगे ताल के बाद वो ताल में शिफ्ट हो जाएगा, और सुर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन आ जाएगा। तो क्या चाहिए आपको सिंगर में, आप क्यों सिंगर बने, नहीं वी वांट एटीट्यूड, देयर शुड बी एटीट्यूड। तो आप लोगों का एटीट्यूड अच्छा है तो प्लीज़ यू कैन ऑल ट्राई योर हैंड एट सिंगिंग। सो ये आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट सबसे ज़रूरी जो लोग थे मेरे ज़िंदगी में, इनके बारे में मैंने कहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ माई वंडरफुल हस्बैंड, क्योंकि मैं उनको वंडरफुल हस्बैंड इसलिए कह रही हूँ कि आई एम अ लवर ऑफ म्यूज़िक, मुझे बहुत संगीत से जुड़ाव है और मैं सच्ची जानती हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, क्योंकि वो जब रागों की आलाप बजाते हैं वो बहुत आदमी कम से कम 10, 12, 14 घंटा रियाज़ करने के बाद ही कुछ फ्रेजेस जो बजाते हैं बज सकता है। और वायलिन बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उसमें फ्रेट्स नहीं है, तो आप तीव्र मध्यम हो हर चीज़, और वो वायलिन अगर 2 दिन भी नहीं उठाकर आपने वो वायलिन उठाया, करेक्ट सुर बजाना बहुत मुश्किल है। वो करते हैं, वो गाड़ी में भी बैठ के उनका कभी वायलिन बजता रहता है हाथ में, तो बहुत डेडिकेटेड म्यूजिशियन है और पैसे के लिए कभी उन्होंने बजाया नहीं है। और उनकी जहाँ उनका किसी कोलैबोरेशन में उनको लगता है कि ये कोलैबोरेशन बहुत महत्वपूर्ण है पर उस इंसान के साथ उनका नहीं जमा तो वो काम वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे ये जो आइडियलिस्टिक बातें हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनके बारे में। और मैं उनसे 1999 में मेरी शादी हुई और उसके बाद ही मुझे फ्यूजन क्या होता है, या इंटरनेशनल कुछ म्यूजिशियंस हैं जैसे जॉर्ज ड्यूक, स्टैनली क्लार्क, ऐसे जो वर्ल्ड म्यूज़िक के लोग हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और ऑर्केस्ट्रास के साथ तो एक जो इंस्ट्रूमेंट्स की क्या अहमियत होती है, ट्यूबा की क्या अहमियत होती है, कोरा का क्या अहमियत होता है, फोक फिडल का क्या अहमियत होता है, पर्कशनिस्ट का क्या अहमियत होता है, मृदंगम क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ों का मुझे ध्यान, उस तरफ ध्यान उनके मतलब उनके साथ रहने के बाद ही मुझे ये सब बातें म्यूजिशियंस के म्यूज़िक के बारे में समझ में आया। और दूसरी बात ये भी कहूँगी कि शादी होने के बाद मैं बैंगलोर आ गई, तो देवदास हम दिल दे चुके सनम के बाद ही मेरी शादी हुई। उसके बाद मैंने देवदास के गाने गाए, पर आहिस्ता आहिस्ता नई पीढ़ी के सिंगर्स आने लगे और इंडस्ट्री में मेरा काम बहुत कम होता रहा और फिर शहर भी शिफ्ट हो गया।
तो कभी होता है कि मन उदास हो जाता था एक आध बार कि मैं कुछ अच्छा नहीं गा पा रही हूँ, तो मुझे बोलते थे कि देखो तुम्हारा म्यूज़िक किसी म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी लिरिसिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारा म्यूज़िक, तुम जब अकेले हो, तुम जो गाते हो, इट शुड बी योर ओन म्यूज़िक। क्योंकि एक तो कमर्शियल सिंगिंग होता है और एक होता है कि सिंगिंग फॉर योरसेल्फ। वो तुम सिंगिंग फॉर योरसेल्फ तुम शुरू करो, उसी में तुमको एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगा लाइफ में। और उनके साथ रह के अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम करना, देखना, इसमें मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और मैं संगीत में हूँ और बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे यहाँ बुलाया और मेरी ज़िंदगी में पहली बार है कि ऐसे मैं माइक खड़े होकर मेरे लाइफ के बारे में मैंने बात की। कभी मैंने हिम्मत नहीं की कहीं जाकर लोगों से अपने ऐसे, टीवी इंटरव्यूज़ की बात अलग है, पर ऐसे ऑडियंस के सामने बात करना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं रहो तो कोई भी सिंगर या कोई भी म्यूज़िशियन की ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि ये ऑडियंस की अप्रिसिएशन होती है, आप लोगों का प्यार होता है, जिस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। थैंक यू सो मच।